कंप्यूटर की भाषा में आपने देखा होगा कि अगर किसी कैरेक्टर को डिलीट करना होता है तो आप कंट्रोल ऑल्ट डेल दबाया करते हैं और ठीक इसी तरीके का बटन पाकिस्तान में दबाया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विदेशी षड्यंत्र वाली गुप्त चिट्ठी पर बुरी तरह से फंसे। विपक्ष ये कहने लगा कि इमरान खान गुप्त चिट्ठी को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएं और इसे पब्लिक करें। वहीं इमरान खान के खास नेता बयान देने में लगे हैं कि इमरान चिट्ठी को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। नमस्ते, मैं राशिद। ये लेटर बम है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में इमरान खान की इस गुप्त चिट्ठी को लेकर जमकर मीम्स शेयर हो रहे हैं। पाकिस्तानी राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले कई एनालिस्ट का भी मानना है कि इमरान खान की चिट्ठी वाला दांव सिर्फ नाटक है, नाटक। दरअसल इमरान ने इस्लामाबाद में आयोजित 27 मार्च की एक रैली में कागज का एक टुकड़ा लहराया, दावा किया उनकी सरकार को गिराने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है और इसके पास सबूत उनके पास में है। पीएम पोस्ट बचाने के लिए इमरान खान हर एक कोशिश कर रहे हैं। एक सीएम की कुर्बानी दे दी, दूसरी पार्टी को मंत्रालय का ऑफर दे दिया। नेशनल असेंबली में 342 सीट है और इमरान को अपनी सरकार बचाने के लिए 172 वोटों की जरूरत है। इमरान की पार्टी के पास अपने 155 मेंबर्स हैं, लेकिन 24 सांसद बागी हैं। वहीं इमरान की सहयोगी पार्टियां भी नाराज चल रही हैं। क्या इमरान सरकार बचा पाएंगे? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? यह भी बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान का इमरान ने कितना बंटाधार किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। डिबेट मैं ओपन करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस संदर्भ में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एडीबी के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है। मैं आशा करता हूं कि सभी देश के संबंधित अधिकारी इसमें नियमित रूप से शामिल होंगे। एक्सेलेंसी, हमारे बीच बेहतर इंटीग्रेशन, बेहतर व्यापार, बेहतर पीपल टू पीपल संबंधों का मुख्य आधार बेहतर कनेक्टिविटी है। इस पर हम जितना भी जोर दें कम है। आज हमने बिम्स्टेक के मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को एडॉप्ट किया है। इसे तैयार करने के लिए मैं एडीबी का आभार व्यक्त करता हूं। हमें इस मास्टर प्लान के शीघ्र इंप्लीमेंटेशन पर जोर देना चाहिए। इसी के साथ कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पहले से चल रहे इनिशिएटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। बे ऑफ बंगाल में एक कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शीघ्र विकसित करना आवश्यक है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने का समय आ गया है। इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, हमारे क्षेत्र पर हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, विशेषकर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा। इस सेंटर के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए भारत $3 मिलियन का योगदान करने को तैयार है। भारत ने हाल में तीसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज पैनेक्स 21 आयोजित की। इस तरह की एक्सरसाइजेज नियमित रूप से होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिम्स्टेक सम्मेलन में आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री का यह कहना था कि कई तरीके की एक्सरसाइजेस होनी बहुत जरूरी हैं हर एक देश के लिए। और आगे प्रधानमंत्री रक्षा को लेकर के क्या कहने वाले हैं ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन वापस से अपनी डिबेट में आते हैं। हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर टेस्ट से पहले इमरान खान पाकिस्तान के पीएम को बड़ा झटका लगा है। सहयोगी एमक्यूएम ने विपक्षी दलों से समझौता कर लिया है। इमरान खान सरकार की सहयोगी पार्टी एमक्यूएम अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले एमक्यूएम ने बड़ा झटका दे दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि एमक्यूएम अब पीपीपी के साथ में है और जल्दी ही से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर कितने बड़े बड़े अटैक किए हैं, देखिए। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं, हम बोनस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर खान साहब का हिम्मत है तो वो इस वोट से भागेगा नहीं। अगर हिम्मत है तो पहला दिन पे वो वोट करा देगा। अगर बुज़दिल है तो भाग जाएगा, मगर इतना नहीं भाग सकता है। मैक्सिमम वो 7 दिन ये प्रोसेस को खींच सकता है। तो ये इमरान का आखिरी हफ्ता है। वो जो भी कोशिश करे, जो भी धमकी दे, कामयाबी यूनाइटेड ऑपोजिशन का होगा। किसी को इजाजत नहीं होगा कि वो धांधली करे। और जो भी अब रवैया अपनाया जाएगा हुकूमत का, वजीरों का, ब्यूरोक्रेसी का, उनको याद रखना चाहिए कि उनका भी आखिरी ही हफ्ता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 31 मार्च को जब बहस की जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, तब इमरान खान क्या जवाब देंगे? क्या उसके बाद इमरान इस्तीफा दे देंगे? क्या उससे पहले इमरान इस्तीफा दे देंगे? इमरान के गुप्त लेटर का राज क्या है, यानी सीक्रेट चिट्ठी का राज क्या है? सीक्रेट चिट्ठी को लेकर के कितना बवाल मचा? और एमक्यूएम ने अगर हाथ पीछे खींच लिया तो फिर अब इमरान खान क्या करने वाले हैं? हसन दुर्रानी पत्रकार हैं पाकिस्तान के, थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे। राजा फैजल पत्रकार हैं आप भी पाकिस्तान के। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर धीरज कौल विदेश मामलों के जानकार, अमेरिका से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल राजा फैजल जी आपसे होगा। इमरान खान से एमक्यूएम ने अपने हाथ पीछे खींच लिया है। अब इमरान खान के लिए करने को बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एमक्यूएम के बिना इमरान खान के पास होते हैं 164, चाहिए 172। एमक्यूएम के साथ में ऑपोजिशन के पास हो जाएंगे 177। तो क्या यह माना जाए कि अब नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है और इमरान की सरकार पाकिस्तान से जा चुकी है? देखिए, जैसा कि बिलावल ने खुद ही फरमाया कि अभी 6-7 दिन पड़े हैं और उन 6-7 दिन में क्या हो सकता है, ये तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी उसमें। और मत भूलिए कि इमरान खान जो है वो एक क्रिकेटर है और क्रिकेट में अक्सर एक बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं और आखिरी बॉल पे छक्का लग जाता है। लेकिन ये भी तो समझे ना राजा साहब कि क्रिकेट में भी आपको नंबर्स की जरूरत होती है, रन की जरूरत होती है, और अगर विकेट डाउन हो जाता है तो बहुत ज्यादा आपके लिए दिक्कतें पेश आती हैं। और राजनीति में भी आपको, सियासत में भी आपको मेजॉरिटी में नंबर्स की जरूरत होती है। इमरान खान को चाहिए 172, एमक्यूएम ने हाथ वापस खींच लिया है। अब इमरान के पास 164 बचे हुए हैं और 164 में से भी 50 से 54 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना हाथ ऐसे ही पीछे खींच लिया है। इमरान के पास कुछ बचा है क्या? या अभी अगर आप क्रिकेट की भाषा में कहें, क्रिकेट की लैंग्वेज में आप कहें कि इमरान खान के पास अभी कोट अनकोट कोई दूसरा बचा हुआ, दूसरा? मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस तरफ दूसरा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी असल में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पाकिस्तान का देख के तो इस तरह की जो स्लोगन्स किसी ने किए होते हैं, आप उनको ले लेते हैं कि शायद दूसरा जो है वो मतलब यहाँ पे काम करता होगा। ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि देखें, अगर पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है तो पीएमएलएन भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पीपल्स पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा राजा साहब माजरत के साथ मेरी बात पूरी होने दें। अच्छा, अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें, कर लीजिए अपनी बात पूरी नहीं की। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, ये सबकी सब पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर कुछ लोग पीटीआई की तरफ से तोड़े जा सकते हैं, उनका कॉन्शियस एकदम से जाग सकता है, जमीर जाग सकता है, तो मत भूलिए कि दूसरी जो 2 पार्टीज हैं उनमें भी काफी सारी अंदर ही अंदर चपखलिश चल रही है। और उस चपखलिश के सिलसिले में हमें क्या नजर आएगा कि वहां से भी कुछ लोग टूट सकते हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है, मेजर जनरल के सिन्हा, जैसा कि राजा फैजल कह रहे हैं कि अगर पीटीआई में तोड़फोड़ है, अगर एमक्यूएम अलग निकल करके जा रही है, तो ऐसे में पीटीआई के पास भी अपॉर्चुनिटीज अभी भी बची हुई हैं और अभी भी इमरान खान के पास कई तुरुप के हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग पर इमरान खान भी उतारू हो गए, अगर तहरीक इंसाफ पार्टी भी उतारू हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग के साथ में इमरान खान कभी मजबूत रह पाएंगे, कभी स्टेबल रह पाएंगे? देखिए राशिद जी, जो इमरान खान साहब हैं, इनको कहा जाता है कि गुगली फेंकने में बहुत माहिर हैं, बॉल टेम्परिंग करने में माहिर हैं, जिंदगी उन्होंने इसी में निकाली है और जब भी कोई चीज सरप्राइज किया है तो इसी के कारण करते हैं। गुगली फेंकी थी उन्होंने पेपर निकाल करके, फिर वो एक गुगली और था कि उनके पास 6 वीडियो हैं, वो दिखा देंगे कि कैसे सबका लिंक है फॉरेन कंट्री से और विदेशी ताकतें इनको गिराना चाहती हैं। फिर एक स्ट्रैटेजी ये बनाया और देखिए ये भारत के अंदर में बहुत चल रहा है जब हम लोग इसकी विचार करते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो वो अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह से देखिए अपना इनएविटेबल है, अभी तो ऐसा लगता है खास करके एमक्यूएम, इसमें 7 लोग हैं, जो उनका कन्वेनर है सिद्दीकी साहब है और वो ज्वाइन कर रहे हैं पीपीपी को, और शाम को मेरे ख्याल से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो क्लियर हो जाएगा उस समय तक पूरी बात। इन नंबर गेम में तो हार चुके हैं, मगर ये देखिए वो बाई करना चाह रहे हैं टाइम, ये 4 तारीख बोलते हैं, कभी रशीद साहब कभी कहते हैं 7 तारीख चला जाएगा, तो वो बाई करके वो उनका पूरा का पूरा है कि कहीं किसी तरह आर्मी को वो मना ले, किसी तरह आईएसआई को मना ले। नदीम अंजुम के पीछे पड़े हैं, देखिए वो फैज हमीद को भी लगा रखे हैं इसके ऊपर, उन्होंने कहा किसी तरह ट्राई कर रहे हैं। और देखिए आर्मी ने यदि इनसे नीचे से कारपेट खींच चुके हैं तो उसके बाद बड़ा मुश्किल है। अगर आर्मी ने कारपेट ना खींचा होता, मेजर जनरल के सिन्हा, अगर आर्मी ने कारपेट ना खींचा होता, जो अगली बड़ी खबर है ना, अगली जो बिग ब्रेकिंग है, ये नंबर गेम की बिग ब्रेकिंग है और संसद में इमरान खान का किस तरीके से नंबर बिगड़ गया है, गणित बिगड़ गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। एमक्यूएम के साथ विपक्ष के पास 177 मेंबर्स हैं, एमक्यूएम के बिना इमरान के साथ सिर्फ 164 मेंबर बचते हैं। बहुमत के लिए इमरान को 172 सांसदों की जरूरत है। सवाल ये बड़ा पैदा होता है, 172 सांसद इमरान खान अब जुटाएंगे तो कैसे जुटाएंगे? राजा फैजल जी, अभी टीवी स्क्रीन पर मेरे एक 27 मार्च की रैली का एक विजुअल चल रहा था, इमरान खान के हाथ में एक कागज है। टीम पीसीआर एक बार ये कागज चलाएं और राजा फैजल जी ये बताएं, ये सीक्रेट चिट्ठी का राज क्या है? इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ विदेशी षड्यंत्र किया गया, ये देखिए ये चिट्ठी हम चला रहे हैं और इमरान खान कहते हैं मेरे खिलाफ विदेशी षड्यंत्र किया गया, विदेशी षड्यंत्र का काला चिट्ठा सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर उनके हाथ में है तो इससे पहले क्यों नहीं दिखाया? राजा फैजल जी। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता इस बारे में कि इस चिट्ठी में क्या है। उसकी वजह ये है कि अगर मेरे मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए जो हैं उनको अगर इस चीज के बारे में नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इसमें ऑब्वियसली थ्रेटनिंग कोई पैगामात थे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान के लिए, एंड इससे यही एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो रजीम चेंज करते रहे, जिसकी की एग्जांपल्स मौजूद हैं। अगर आप लैटिन अमेरिका को ले लें, अफ्रीकन कंट्रीज को ले लें, फार ईस्ट को ले लें, जहां जहां जब जब जरूरत पड़ी, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था तो टेढ़ी उंगली करके निकाला गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट CIA, और ये मैं नहीं कह रहा, CIA की अपनी फाइल्स कह रही हैं, जो कि 20 साल बाद वो रिलीज करते हैं। उनमें वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो रजीम चेंज करने के लिए दे कुड डू एनीथिंग। तो बेसिकली क्या है कि इसका इशारा उस तरफ हो सकता है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, दे वर ऑब्वियसली यूजिंग पाकिस्तान इंटरनल। अब सवाल ये पैदा होता है, मेजर जनरल JK परिहार, अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का इस्तेमाल कौन करना चाहता होगा? इमरान खान के खिलाफ षड्यंत्र कौन करेगा? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके किसे फायदा होगा? इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर सकता है? मेजर जनरल देखिए, रजा साहब ने कहा कि जैसे लैटिन अमेरिका देशों में हुआ CIA करता है, तो मैं तो मान के चलता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में वो अवाम को कोई इतनी आजादी रही नहीं है कि उन्होंने अपनी पसंद की कोई सरकार वहां चुनी हो। सरकार चुनते हैं, सरकार में चुनने में जो है आर्मी का रोल रहता है, और आर्मी के 2 चीजें आपको मैं बताता हूँ, पैटर्न और सोच। जो जनरल के
कंधे पे होते हैं और बूट। तो अगर जनरल के ये बैटन और सोर्ड किसी भी पॉलिटिकल लीडर के हाथ सपोर्ट कंधे पे रखा है तो वो वैसे ही बन जाएगा, और आर्मी का बूट उसको चलने की इजाजत देता है। बिना आर्मी के बूट को वो चल नहीं सकते, उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कांटे लग जाएंगे। तो जब तक आपके पास में दो चीजें नहीं है, आप नहीं। ठीक है। रहा सवाल अमेरिका का, तो अमेरिका ने ये गेम पूरा खेला है। जब नवाज शरीफ को उनको हटाना था, मुशर्रफ को लाए, मुशर्रफ को हटाना था, नवाज शरीफ को लाए, फिर जरदारी को लाए। तो ये तो उनके चलते हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और सारा सिस्टम इसी पे चलता है, चाहे इसमें किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। अब रहा सवाल इमरान का दूसरा, तो मैं समझता हूँ आपने दूसरा वर्ड जो है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए यूज नहीं किया था। जो क्रिकेट में जो बॉलिंग की जो स्टाइल दूसरा है, आपने वो कहा था, और ये सब चलने वाले नहीं है। आप कारपेट उसी दिन हट गया था जिस दिन बाजवा साहब ने बुला के इनको रवाना कर। हालांकि अंत समय पे क्या होता है ना मेजर जनरल, अंत समय में क्या होता है कि अपनी सरकार बचाने के लिए हर एक कोशिश तो कर रहे हैं इमरान खान। पंजाब प्रोविंस के सीएम की कुर्बानी दे दी, एमक्यूएम-पी को ये कह दिया कि आप लोगों को मैं ढेर सारी मिनिस्ट्री दे दूंगा, विदेशी षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, सीक्रेट लेटर की बात कर रहे हैं। पीटीआई सांसदों को लेटर लिख करके ये कह रहे हैं कि जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उस दिन आप लोगों को या गायब हो जाना है या फिर आप लोगों को वोट करना ही नहीं है। इस तरह की बातें भी कर रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल। अब सवाल ये पैदा होता है, पंजाब के सीएम को हटाना, एमक्यूएम-पी को ये ऑफर देना कि आपको मिनिस्ट्री हम दे देंगे, विदेशी षड्यंत्र की बात करना, या फिर सीक्रेट लेटर के साथ में ये कहना कि मेरे खिलाफ विदेशी साजिश की गई है, वक्त आने पर ही मैं इस चिट्ठी का खुलासा करूंगा, अपनी रैली में गरजना, अपनी रैली में बरसना। क्या इन सब के जरिए इमरान खान वाकई में अपनी सरकार बचा पाएंगे, या ये माना जाए कि इमरान की सरकार जा चुकी है? यही वजह है कि अपने पीटीआई के सांसदों को यह कह दिया है कि आप लोगों को वोटिंग से दूर रहना है, या तो आप लोग नेशनल असेंबली में मत आइए और अगर आते हैं तो वोटिंग से दूर हो जाएं। क्या यह माना जाए कि इमरान खान ने सरेंडर कर दिया? डॉक्टर कौल। आई थिंक नमस्कार। आई थिंक सबसे पहले तो वो जो लेटर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑफर किया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो ऑफर लेटर दिखाएंगे सो दैट इट इज ट्रांसपेरेंट। और दूसरा, आई थिंक जैसे आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं, 155 की जो उनकी पार्टी है उसके अंदर से भी कई डिसिडेंट की आवाजें मीडिया में दिख रही हैं कि लोग उठा रहे हैं। और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अगर साथ आ गई हैं तो 177 सीट्स हैं, तो बहुत अनस्टेबल हो चुकी है। और आर्मी, जैसे कल भी बात हुई थी कि आईएसआई के जनरल को चेंज करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की वजह से कई डिफरेंसेस क्रिएट हुए, रिफ्ट क्रिएट हुए, और आर्मी ने काफी बैक करके उनको बनाया था। सो उनकी पार्टी को गठजोड़ के थ्रू आर्मी का सपोर्ट था, जो अब कहीं नहीं दिख रहा। और दूसरी बात, काफी एडमिनिस्ट्रेशन में लैप्स हुए हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, जिसके बेस पे वो लड़कर आए थे आवाम के साथ की करप्शन हटाएंगे, तो उनकी खुद ही की पार्टी पंजाब में करप्शन के काफी चार्जेस हैं, पब्लिक डिसएन्चेंटेड है। और मैं बहुत जल्दी पूछना चाहता हूं डॉक्टर कौल, इसीलिए आपकी बात लेकर के मैं राजू फैजल जी से एक चीज पूछना चाहता हूं। राजू फैजल जी, वक्त का तकाजा क्या कहता है? आप तो पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान को अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान की जरूरत इमरान खान है, बिलावल भुट्टो हैं, मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ हैं? कौन है इमरान खान की असल जरूरत? या फौज है, आईएसआई है? देखिए, फौज और आईएसआई को तो आप वैसे ही बीच में घसीट रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो तो खुद से कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है सब में, उनकी ड्यूटी हुकूमत चलाना नहीं है, वो खुद हुकूमत का, वो इस स्टेट का हिस्सा है, वो एक इंस्टीट्यूशन है और उसको आप बीच में मत ही लाइए। और अगर दूसरी बात की जाए तो इस वक्त अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आप देखें तो आपको एक मिक्स मसाला नजर आता है एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा नजर आता है, और दो जो सोचे हैं वही सिर्फ परसिस्ट कर रही हैं ऑन ग्राउंड। एक, या तो आप इमरानिस्ट है या फिर आप एंटी इमरानिस्ट है, तीसरी कोई चीज नजर नहीं आ रही। और अभी भी इसी वजह से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको एंटी इमरानिस्ट कंसिडर किया जा रहा है, और जो इनके साथ बैठने को तैयार है और इनके साथ बैठना चाहते हैं उनको इमरानिस्ट कहा जा रहा है। ये जो कौल साहब ने बात की, मैं इनसे अग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, करप्शन जो है उसके कोई चार्जेस ऐसे कुछ सामने नहीं आए इस गवर्नमेंट के बारे में। दूसरी बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि महंगाई हुई, लेकिन क्या है कि पीटीआई ने बड़े बेहतर तरीके से एक नैरेटिव को इग्नाइट किया है। मुझे एक नैरेटिव को इग्नाइट किया है जिसमें कि उन्होंने ये बताया है कि पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से पूरी दुनिया में असर हुआ। ठीक है,
मेजर जनरल के सिन्हा अभी दो चीजें कह रहे थे राजा फैजल का ये कहना है कि फौज को तो बिल्कुल अलग करके आप देखें, फौज की कोई दखलंदाजी नहीं होती है, सियासत में कोई दखलंदाजी नहीं होती है। बहुत ही इनोसेंस के साथ में राजा फैजल ने ये बात कह दी है, जबकि हमें जनरल याहिया खान का रूल भी याद है, जबकि हमें जनरल अयूब खान का रूल भी याद है, जनरल मुशर्रफ भी याद है, जनरल जियाउल हक भी याद हैं, और अभी भी बाजवा क्या क्या कर रहे हैं पर्दे के पीछे, ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने क्लियर है। अब आप ये बताएं कि वाकई में पाकिस्तान की फौज मेजर जनरल के सिन्हा इतनी ज्यादा इनोसेंट है? और दूसरा ये, अगर पाकिस्तान दो खेमों में बटा हुआ है, इमरानिस्ट और नॉन इमरानिस्ट, बाजवा क्या है, इमरानिस्ट है या नॉन इमरानिस्ट है? देखिए राजा फैजल साहब भले ये थ्योरी निकाल लें कि दो खेमे में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर में इतने खेमे हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। देखिए 9 कोर कमांडर्स हैं, पावर सेंटर्स वहां हैं, 9 कोर कमांडर के पावर सेंटर, ISI एक अलग पावर सेंटर है, आर्मी अलग। आर्मी को आप 9 कोर कमांडरों से ना गिने। इसीलिए अब जब फैज अहमद की बात करते हैं, पेशावर कोर के हैं, या नजीम अंजुम थे जो पहले 12 कोर में थे, अभी वो ISI ही हैं, तो वो पावर गेम। मैं समझाना चाहता हूं कि क्या फॉल्ट लाइन्स हैं, यदि आप समय देते हैं राशि साहब। तब देखिए फॉल्ट लाइन्स जो इमरान खान ने किया है, देखिए जो इमरान खान ने फॉल्ट लाइन्स किए हैं आर्मी के साथ, आर्मी हरदम मानती रही है कि विदेश नीति उनकी रहती है और वो बहुत अच्छा मैनेज करते रहे। देखिए ये आप लेके चलिए, पाकिस्तान की एक खूबी रही, और मैं इसको खूबी कहता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो भी राइट साइड रहा है उनके साथ रहते हैं। अमेरिका के साथ रहे, इतने साल तक पैसे कमाते रहे। क्या किया अमेरिका फ्रंट लाइन स्टेट बना के, वो अलग बात है। और देखिए उन्होंने पाला बदला जब चाइना के साथ चले गए, ये आर्मी की देन थी। तो मगर क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने सोचा कि इनको पूरा पता है, ये ले आए पहले वो टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, और क्या किया OIC के साथ पूरा का पूरा, जैसे सऊदी अरेबिया इनको पैसा नहीं देता, पैसे मांगना लगा कि आपको जो दिया था हमने खैरात में उसको वापस करो, UAE ने किया। तो आर्मी वहां चढ़ी, एक फॉल्ट लाइन उनका सबसे बड़ा। दूसरा फॉल्ट लाइन देखिए उनकी आर्थिक में बाजवा साहब ने पूरा का पूरा पकड़ लिया। वो बैठते थे जाकर बिजनेस हाउसेस के साथ या जो भी चलाते थे, क्योंकि अभी जो वहां की पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी जो चीज है वो वहां पर करीब $100 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है, और इकोनॉमी को उनका अपना सोच है। जब ये चले गए, इन्होंने गधे बैल ये बेच दो, बकरी बेच दो, बैल भेज दो अपनी, ये इन चीजों से, और पैसे मांगो खैरात में, इनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या है इकोनॉमी। तो आज के दिन में जो दो चीजें हैं, तीसरा बाजवा साहब चाहते थे कि भारत के साथ एक बेटर रिलेशनशिप, और इमरान खान जिस तरह से चेयर बन के ऊपर चिल्ला रहे, दहाड़ रहे हैं कि हम अपने को ले आएंगे, यहां बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन हुआ है। पिछले साल फरवरी में आपको पता होगा कि बाजवा साहब ने किया था कि हमारे साथ वो जो सीज फायर की एग्रीमेंट की, जो कि अभी भी होल्ड कर रहा है, करतारपुर में उनका दूसरा रोल करना चाहते थे, इन्होंने कह दिया, गुगली फेंक दिया कि भारत तो इंडिया को दबा दिया। तो ये 3 फॉल्ट लाइन जो हैं ये कभी माफ नहीं। और फिर नदीम अंजुम, और जो जिस तरह से अफगानिस्तान में इन्होंने किया हक्कानी के साथ, ये तो सोचे कि हमने तो अमेरिका को डाउन कर लिया। कैसे उछल रहे थे इनके, जब आप शेख रशीद की बात, फवाद चौधरी की बात करें, कुरैशी साहब की बात करें, ये तो जब ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका जब भाग रहा था, तो इनको कोई माफ नहीं करेगा। इन्होंने अपनी ऐसे हर्ष बना ली। और एक सस्क है, रियासत मदीना बोलते थे कि ले आएंगे पाकिस्तान में, और क्या आज के दिन में है $52 बिलियन 2 साल में इनको देने, पैसे के मुहताज हो जाएंगे। इमरान खान रहे, भारत के लिए बहुत अच्छा, विश्व के लिए बहुत, क्योंकि ये फेल्ड स्टेट होगा, फिर टुकड़े में पड़ जाएंगे। राजा फैज साहब कर रहे होंगे उनकी तारीफदारी कर रहे हो, कहते हो इमरान के लोग दुआएं मांगते हैं, वो बुशरा बीवी के आंचलों में छिपे पड़े हैं। ये आपने अंत में एक नाम जो ले लिया है ना कि बुशरा बीवी, और इनके बारे में राजा फैजल जी, बनीगाला में ये कहा जाता है कि इमरान खान के घर में आज गोश्त की महक आया करती है, वहां पर मुर्गे जलाए जा रहे हैं, वहां जादू टोना किया जा रहा है, वहां काला जादू किया जा रहा है। और ये बात कोई सोशल मीडिया में नहीं कही जा रही है, ये बात कहने वाले हैं शाहबाज शरीफ, ये बात कहने वाली है मरियम तो यहां तक भी कहती हैं कि जिन्न के जरिए पाकिस्तान चलाना चाहते हैं इमरान खान। क्या ये माना जाए कि इमरान खान इतने अंधविश्वासी हैं कि उन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल उठा करके अपनी तीसरी बीवी के हाथ में दे दिया है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सारी चीजें मैं इन पे बिलीव नहीं करता। इसका जवाब आप शहबाज शरीफ साहब से जाके लीजिए या मरियम नवाज साहिबा से जाके लीजिए कि उनके जहन में ये बात कहां से, किसने डाल दिया ये रॉन्ग नंबर उनके जहन में कि उधर कोई मुर्गियां जला रहा है और ये कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जनरल साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको एनलाइटन कर दूं कि इन्होंने कोर्स, पहली बात तो ये कोर्स के बारे में, फिर फौज के बारे में जो चीजें कही हैं, ये उनका वही नॉलेज है जो कि इनको देहरादून में सिखाया जाता है, और वहां पे जो इनको जियो पॉलिटिकल थोड़ी एनलाइटनमेंट मेरी बात सुनिए। नहीं, राजा फैजल जी, माजरत के साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेजर जनरल के सिन्हा ने देश की सेवा की है, मेजर जनरल के सिन्हा ने युद्ध लड़े हैं, मेजर जनरल के सिन्हा ने पाकिस्तान की आंख में आंख मिला करके जंग लड़ करके ये कहा है कि देखिए हम हलक में घुस करके भी मारना जानते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा से देहरादून की बात मत कीजिए, सिर्फ देहरादून की बात मत कीजिए, सिर्फ एनडीए की पढ़ाई की बात मत कीजिए, एनडीए की ट्रेनिंग की बात मत कीजिए। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जेके परिहार हमारे वो फौजी हैं जिन पर हमें नाज है। मेजर जनरल के सिन्हा और मेजर जनरल जेके परिहार ने जंग लड़ी है। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जेके परिहार की वजह से आज की तारीख में हम हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जेके परिहार की वजह से मैं अपने फौजियों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। आप सिर्फ एनडीए की ट्रेनिंग की बात ना करें। इन्होंने जो अपने जिंदगी के जो तजुर्बे हैं ना, उन तजुर्बों के हिसाब से ही बात की। अब आप आगे अपनी बात कहें राजा फैजल जी। क्या आपने मेरी बात सुनी है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिद हाशमी है। आपका नाम क्या? आपने मेरा नाम राशिद हाशमी है। मैं हर रोज आपसे डिबेट पे मिल सकता हूँ। राशिद हाशमी नाम है मेरा। राशिद हाशमी, आपने मेरी बात सुनी है? जरा आपको पता है मैंने क्या बात की है? आपने कहा कि देहरादून में जो ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ उसी के हिसाब से मेजर जनरल के सिन्हा बोलना है। मेजर जनरल के सिन्हा का तजुर्बा है। मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? क्या राजा साहब की ट्रेनिंग के हिसाब से बात करना कुछ गलत बात करना है? आपने मेरे ऊपर ऐसे वो तानदराजी शुरू कर दी कि जैसे मैंने इनकी कोई बेइज्जती कर दी, खुदा ना खास्ता। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है, बेशक मेरे दुश्मन मुल्क से हैं, लेकिन अपने मुल्क की इन्होंने सेवा की, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन द वे यू स्टार्टेड थ्रोइंग ओवर मी, आई फेल्ट लाइक राजा साहब, चूंकि आपने ये कहा ना कि ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग युद्ध लड़ने की दी जाती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग एजेंडा और प्रोपेगेंडा की थोड़ी होती है, युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेना को गलत बात थोड़ी है, किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेना को गलत बात थोड़ी है। मेजर जनरल के सिन्हा आपको जवाब देना चाहते हैं, सुनिए एक बार। हाँ राजा साहब, बहुत आप सुने, हमारी ट्रेनिंग है, हमारे जो है कि आपके 93,000 जो कैदी हैं उनको हम पहले उनको बेड पे सुलाते रहे, उनको मच्छरदानियां कि उनको मच्छर ना काटे, ये हमारी ट्रेनिंग होती है। सर हम भी चाय पिला के भेजते हैं सर। तो बहुत अच्छा, कुछ तो आपने अच्छा किया कि हमारे से हम मानते हैं। मेरी बात सुने, मैं अपना नहीं बात बता रहा हूं, मैं अपनी फौज के बारे में। हमारी फौज ये होती है, कारगिल की लड़ाई में हम जो आप लोग छोड़ के भाग गए, जिनको आपके ही लोग थे, उनको सुपर्दे खाक पूरे उसी कुरान को मान करके उसी तरह से सुपर्दे खाक किया जाता है जैसे आपके देश में होती है। हम वो हैं, हम वो नहीं है जो आपने कह दिया ना दुश्मन देश। आपने कहा हम दुश्मन देश, आप ऐसा लेके चल रहे हैं कि मैं आपका दुश्मन हूं, तो आपके मुंह से जहर ही निकलेगा। यदि इमरान खान कहते सर नहीं है दुश्मन, आपने, अरे भाई हम दुश्मन हैं, हम एक ही जगह से निकले हुए लोग हैं, आप हमारे से ही निकल के बने। सर आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि डिफेंसिव ऑफेंस क्या थी? 1000 कट क्या था? सर ये सारी की सारी, फिर मैं आपको दुश्मन ना कहूं तो क्या कहूं? नहीं ना, दुश्मन मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, मैं आपको नहीं मानता, मैं इमरान खान को दुश्मन नहीं मानता। अगर मेरे मुल्क में पाकिस्तान, अब मेरी बात सुनिए आप, अब मेरी बात आप सुने। हम तो दुश्मन नहीं मानते, लेकिन सन 47 में जो हुआ वो हम भूलते भी नहीं, 71 में जो हुआ वो हम भूलते भी नहीं, 1999 में जो हुआ वो हम भूलते भी नहीं, 2016 में जो हुआ वो हम भूलते भी नहीं। ये भी एक सच्चाई है, हम दुश्मन तो नहीं मानते, लेकिन हाँ वक्त पड़ने पर हम पीओके को अपना जरूर मानते हैं। और इसके बारे में मेजर जनरल जेके परिहार आपको जवाब देंगे ठीक 2 मिनट के बाद। बना भी लीजिएगा। हाँ राजा भाई, कोशिश कीजिएगा। राजा फैजल भाई 2 मिनट के बाद मुझे हेडलाइन लेने दें, हेडलाइन लेने दें, उसके बाद फिर से हम वापस आते हैं।
पाकिस्तान को लेकर अभी तक की बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी इमरान खान की जो पार्टी है उससे एमक्यूएम ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और हाथ पीछे खींचने के बाद अब इमरान खान के साथ सिर्फ 164 मेंबर बचे हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले, बहस से ठीक पहले इमरान खान बुरी तरह से फंस गए हैं नंबर गेम में। क्या नंबर गेम में इमरान खान कुछ संजीवनी अपने के लिए निकाल करके ला पाएंगे या फिर नहीं? इमरान खान ने पंजाब प्रोविंस के सीएम को बदल दिया। इमरान खान ने एमक्यूएम को ये कहा है आप आ जाइए हमारे साथ में रहिए, मिनिस्ट्री हम आपको दे देंगे। इमरान खान ने यहां तक कि अपने हाथ में एक चिट्ठा लेकर के, एक कागज लेकर के ये कहा कि मेरे हाथ में ये कागजात हैं जिसमें मेरे खिलाफ विदेशी षड्यंत्र जितने भी किए गए उनके सबूत हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुप्त चिट्ठी पर बुरी तरह फंसे इमरान खान। विदेशी षड्यंत्र वाली चिट्ठी पर फंस गए इमरान खान। अधिकारियों ने खारिज कर दिया इमरान खान का दावा। विपक्ष ने गुप्त चिट्ठी पर साधा बहुत बड़ा निशाना। संसद में इमरान सार्वजनिक करें गुप्त चिट्ठी, यह विपक्ष ने मांग की है। बिलावल भुट्टो कितने अटैकिंग हैं, सीक्रेट लेटर का सच क्या है, सुनिए। कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए, तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। नहीं सर, मैंने नहीं दी धमकी। वजीर आजम को हम चैलेंज करते हैं कि आज अब कौम के सामने खत को दिखा दे कि कौन सा ऐसी साजिश होगा, दुनिया का पहला साजिश ऐसे होगा जहां ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है, ये नो कॉन्फिडेंस आने से पहले का खत है, लेकिन उसमें नो कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं या डिटेल्स हैं या मेंशन है वो किया हुआ उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी नो कॉन्फिडेंस को प्लान कर रहे थे, और मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। मैं मेजर जनरल जेके परिहार के पास में जाना चाहता हूं, लेकिन एक क्विक रिएक्शन के लिए मैं राजू फैजल जी के पास में जाता हूं। पाकिस्तान से मेरे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। राजू फैजल जी, ये चिट्ठी के बारे में इमरान खान ने पहले क्यों नहीं बताया? चिट्ठी के बारे में अगर फौज को बताया गया है तो फिर फौज ने इसकी तहकीकात क्यों नहीं की है? आपका ये कहना है कि फौज किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन अगर पीएम पर खतरा है तो उन्हें बचाने के लिए आगे आना चाहिए था। और आपको लगता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के जो ओथ ली जाती है, यानी जो कॉन्फिडेंशियलिटी की ओथ ली जाती है, इमरान खान ने उसका वायलेशन किया है? इस फोरम पर चिट्ठी दिखाना क्या ठीक था इमरान खान का कि मेरे खिलाफ विदेशी षड्यंत्र किया जा रहा है? देखिए, उन्होंने चिट्ठी सिर्फ लहराई है, उसका ना तो कंटेंट किसी के साथ अभी शेयर किया है और ना ही उसके बारे में ऑब्वियसली वो किसी को दिखाया है। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कुछ बड़े बड़े देश जो होते हैं उनके बड़े बड़े सीक्रेट्स होते हैं, और ये भी उन्हीं सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट है। एंड आई थिंक किसी वजह से ही इसको ये सामने पहले नहीं लेके आए। अगर बात की जाए कि बहुत पहले से आया, देखिए पाकिस्तान में पहले से ही इस तरह की इंडिकेशंस मिल रही थी कि शायद मार्च में या अप्रैल में कुछ होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कुछ चीजों को ऐसे डेवलप किया जा रहा था कि मार्च या अप्रैल में, क्योंकि कुछ लोगों ने तो दिसंबर में ही ये कहना शुरू कर दिया था कि हम मार्च में मार्च करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से कि उन्होंने अभी नहीं दिखाया। राजा भाई, आपकी मासूमियत से मुझे मोहब्बत ना हो जाए,
जितनी मासूमियत के साथ में आप फौज का डिफेंस करते हैं, जितनी मासूमियत के साथ में आपने चिट्ठी का भी डिफेंस कर लिया, इतनी कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी और लाखों की तादाद में लोग आ जाएं और इमरान खान ऐसे लहराते रहें और मासूमियत से आपने ये कह दिया, सिर्फ लहराया तो है, खोल करके तो ना दिखाया। एक कहते हैं ना हमारे यहाँ कि आपकी मासूमियत पे तो बलैयां ले ले, कोई भी हमारे यहाँ का कोई भी होगा आपकी मासूमियत पे बलैयां लेने के लिए तैयार हो जाएगा। मेजर जनरल JK परिहार मेरे साथ में है। मेजर जनरल, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू और हमेशा ही आप मेरा मान बढ़ाते हैं मेरी डिबेट में आकर के। मेजर जनरल JK परिहार, मासूमियत का कुछ तो जवाब दें, फौज को लेकर के कुछ तो जवाब दें। 26 PM अपना कार्यकाल आज तक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फौज कुछ भी नहीं करती है। नदीम अंजुम पर इतनी रार छिड़ गई, लेकिन फौज किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं देती है। फैज हमीद काबुल चले गए, लेकिन फौज कुछ भी नहीं करती है। जनरल याहिया खान के वक्त में भी फौज ने कुछ नहीं किया। जनरल जियाउल हक के वक्त में कुछ नहीं किया। जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्त में करगिल हो गया, लेकिन फौज कुछ नहीं करती है। इस मासूमियत पे आप भी तो बलियां लेना चाहेंगे? देखिए, भैया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा और उनको बहुत ज्यादा बधाइयां भी दूंगा कि वो नमक का हक है और करना भी चाहिए, उसमें कोई वजह नहीं है। रहा सवाल पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी, जैसी वजह साहब ने कहा, तो मैं बता दूं कि भारत का पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति से कोई उसमें जुड़ाव और दुश्मनी नहीं है। हम उनको बेहद चाहते हैं। वहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट गड़बड़ करते हैं उससे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, भारत के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान हो, जिसमें डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ जैसी डेमोक्रेसी हो और वहाँ की आर्मी वैसे ही बिहेव करे जैसे हम लोग यहाँ करते हैं। वही पाकिस्तान हमको चाहिए। अगर भारत चाहता पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की तरह काम करना, तो शायद बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान आज पाकिस्तान में नहीं होते और वहाँ की सरकारें जो है अमेरिका की बजाय हम लोग बनाते हैं। मगर भारत की वो ही नहीं है कि कोई तरह की ना ख्वाहिश है ना कोई हमारे इंटेंशन होता है। हम स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये देखिए कितना मुझे प्राउड फील होता है मेजर जनरल, जब हमारा एक फौजी ये कहता है कि पड़ोस में हम पाकिस्तान को बेहतरी चाहते हैं, दिल से दुआएं निकलती हैं। भले ही एक पत्रकार पड़ोस में बैठे हुए ये कहें कि हमें तो अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन दो बड़े फौजी जिन्होंने बड़ी बड़ी जंग लड़ी है, जिन पर पूरे देश को नाज है, उन दोनों ने ये कहा कि हम दुश्मन नहीं मानते, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अच्छा रहे, बेहतर रहे। आप तो सिर्फ जीवे पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हाँ पाकिस्तान ठीक तरीके से जिए। लेकिन डॉक्टर कौल, अब सवाल यह पैदा होता है, पूरी दुनिया में 4 पावर सेंटर हैं जिनके बिना आज की तारीख में चलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और भारत है। इन 4 पावर सेंटर को लेकर के इमरान खान की पॉलिसी कितनी पास थी, कितनी फेल थी, और इन 4 पावर सेंटर के साथ में अगला जो भी पीएम आएगा कौन सबसे ज्यादा अच्छा या बेहतर रहेगा, और हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले बताइए आप। मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं। राजा साहब ने करप्शन पे थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया, क्योंकि अगर आप 2018 अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 के अगर डाटा देखें, पाकिस्तान की रैंकिंग 140 हो गई है 180 से, और 2020, 2019, 2018 117, 120 और 124 रैंकिंग प्रोग्रेसिव हुई है। इन्फ्लेशन का रेट हाईएस्ट है अभी 12.3% इन फरवरी। इकोनॉमिकल पंच डाउन में है। रूपी टू डॉलर इंडेक्स बहुत तेजी से गिर रहा है और आईएमएफ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहा है। अभी 6 बिलियन का जो उन्होंने अप्रूवल दिया है वो भी अभी लिम्बो में है। तो एक पूरी इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान इन द लीडरशिप ऑफ इमरान खान गया है। इंटरनेशनली फाइनेंशियली मैं इससे जुड़ा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ही हैज प्रूव्ड टू बी अ फेल्ड लीडर इकोनॉमिकली। नवाज शरीफ के टाइम जो ग्रोथ हुई थी वो मच बेटर थी, और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि a stable and a strong Pakistan is in the best interest of India। और बिल्कुल सही जनरल साहब ने बोला, हम लोग एक हैं। विदेश में आप जाइए, बहुत प्यार से लोग रहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान ग्रो हो, वहां पे प्रोग्रेसिव लोग आए और पीस आए रीजन के अंदर। वी ऑलवेज विश गुड टू आवर नेबर्स, दे केम फ्रॉम अस, दे आर पार्ट ऑफ अस, सेम पीपल। लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी गलतियां नहीं छुपा सकते। बहुत जल्दी ये भी बताएं डॉक्टर कौल, बहुत जल्दी ये भी बताएं कि ये तो भारत की बात हो गई, लेकिन मैं 3 और पावर सेंटर की मैंने बात की है, अमेरिका, चाइना और रशिया। इन तीनों को लेकर के इमरान खान किस हद तक फेल रहे? देखिए, अमेरिका के साथ इमरान खान के रिलेशंस वर्स्ट टाइम है अभी फिलहाल। अगर आप यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस देखिए, बहुत ही खराब है। अगर रशिया की तरफ देखें, हाँ उन्होंने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन अभी तक उनको कोल्ड शोल्डर ही मिला है। और चाइना के साथ डेफिनेटली उनके रिलेशनशिप्स ग्रो हुए हैं। सीपैक जो $50 बिलियन का प्रोजेक्ट अब 65 बिलियन का हो चुका है,
उससे स्ट्रेंथन है। लेकिन इफ यू टॉक बहुत अबाउट जल्दी मैं अपनी डिबेट के कंक्लूडिंग पार्ट में मैं मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जेके परिहार के पास भी जाना चाहूंगा। मेजर जनरल के सिन्हा, हाँ राजा भाई आपके पास भी आऊंगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। मैंने कहा ना आपकी मासूमियत से मोहब्बत है मुझे, और मेरी दरख्वास्त है कि आगे भी मेरी डिबेट में आप जुड़ते रहा करें। मेजर जनरल के सिन्हा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ फॉल्ट लाइंस की बात की है, फॉल्ट लाइंस जो इमरान खान और फौज के बीच में रही। आपको लगता नहीं कि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्ट लाइन कोई भी जमहूरी हुकूमत चलाने वाला वजीर आजम आएगा, उसके साथ में ये तो रहेगी फौज की फॉल्ट लाइन? देखिए, ये जो फॉल्ट लाइंस है, फौज की फॉल्ट लाइन ले दे, मगर ये फॉल्ट लाइंस हैं वो तो इनहेरेंट है, वो तो कभी बदलेंगे, जैसा आपने बताया। ये फॉल्ट लाइन फौज की है, वो को देखते हैं, मगर प्रॉब्लम जब ये इनकी तालमेल होती है। मगर इमरान खान ने इसको डायरेक्ट चैलेंज किया था, और अच्छे की तरफ नहीं। देखिए, उनके फॉल्ट लाइन्स को ना देखें, उनके फॉरेन पॉलिसी का मैं बड़ाई किया था। इनकी फॉरेन पॉलिसी एक समय होती थी मोस्ट बैलेंस्ड, और इसलिए इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन मिल जाता था। हमने भी दिया था, इंडिया ने भी इनको वो मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये कह रहे हैं ना दुश्मन, हमारे तो मोस्ट फेवर्ड नेशन रहे, जिसको हमने सस्पेंड किया हुआ है फॉर टाइम भी। जी सर। तो ये इनकी काबिलियत रही है। देखिए, पाकिस्तान को हम एब्सोल्युटली, मैं ही कह देते कि एब्सोल्यूट, हाँ, इन्होंने जिस तरह से फेल्ड स्टेट बना दिया इकोनॉमी में, और ये कहां से शुरू हुआ, जब इन्होंने ये ले आए जहां पर ये जुड़ गए, पूरे टेररिज्म को जोड़ लिया। पूरा आज पाकिस्तान को ये जानता है कि टेररिज्म यहां से चलती है। उस समय फिर इन्होंने रेडिकलाइज ले आए। पाकिस्तान इतना रेडिकलाइज नहीं था, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम अपनी थी, मगर पाकिस्तान जिस तरह से बढ़ रहा था, और आज क्या अर्थ करता है? सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय सिंसियर अपॉलजीज, क्योंकि मुझे अपनी डिबेट को मेजर जनरल खत्म नहीं करना है, और मैं मेजर जनरल मैं जेके परिहार के पास भी जाना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, इन ब्रीफ। मेजर जनरल जेके परिहार, आपको लगता नहीं अलग अलग टुकड़ों में पाकिस्तान इस वक्त कई चोट खाए हुए हैं? बलूचिस्तान में अलग खाए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग है, इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं अलग होता है, लब्बैक का मार्च अलग है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला जो इशू है वो एक अलग है। अलग अलग जगह टूटा पाकिस्तान है क्या आज? वो उसकी वजह ये है कि वहां पर एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, ठीक है, सबको साथ लेके चलने में बिल्कुल असफल है। यही सबसे बड़ी वजह, इसलिए पाकिस्तान में इतना फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। डॉक्टर कॉल, मेरी डिबेट का, आई एम सो सॉरी डॉक्टर कॉल, कल फिर आपके साथ में बातचीत होगी, कल फिर आपके साथ में डॉक्टर कॉल बातचीत होगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मेरी डिबेट का वक्त ओवर हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, राजा फैजल जी, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल जेके परिहार, डॉक्टर धीरज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यही एक पैदा होता है, MQM अलग तो क्या इमरान खान का विश्वास प्रस्ताव सिर्फ फॉर्मेलिटी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान की सीक्रेट लेटर का सच असल में है क्या? एक छोटा सा ब्रेक, कहीं